हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल आइडिया देखेंगे जर्गन हैबरमास का, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही इजी इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। जर्गन हैबरमास जो हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट जर्मन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, सोशियोलॉजिस्ट होता है, समाजशास्त्री थे। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर थे 20th और 21st सेंचुरी की। जब हम बात करते हैं हैबरमास के आइडियाज़ को, जब हम पढ़ेंगे 20वीं से 21वीं शताब्दी के अंदर, जब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक विचारक हैं। एसोसिएटेड विथ फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये कहाँ से एसोसिएटेड है? फ्रैंकफर्ट स्कूल कहाँ पर था? जो कि क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर बात करता है, जो कि आप देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल से बहुत सारे विचारक निकले हैं। बाद में हम लिटरेचर में भी इसका इन्फ्लुएंस देखते हैं। मेनली ये क्रिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इन हिज वर्क फोकस, उनके कामों में फोकस किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है? कम्युनिकेशन पर, यानी संचार पर, डेमोक्रेसी पर, रैशनैलिटी पर, एंड द पब्लिक स्फीयर, एंड द रोल ऑफ डिस्कोर्स इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी, की कैसे मॉडर्न सोसाइटी को जो है बहुत अलग तरीके से शेप किया जाए, इस पर बात की गई है उनके विचारों में। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की पहले उनकी थ्योरी जो है कम्युनिकेटिव एक्शन की, उस पर बात करते हैं। क्या कहते थे? हैबरमास प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। 1981 में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इसमें वो बताते हैं एज अ क्रिटिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, यानी इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के वो क्रिटिक माने जाते हैं, यानी आलोचना करते हैं। एंड एज अ फाउंडेशन फॉर मोर डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन सोसाइटी, वो कहते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये क्या वर्ड दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका चूज करना जिससे आप अपने गोल को अचीव करोगे, माने बेस्ट वे, चूजिंग द बेस्ट वे टू अचीव योर गोल। इट इज़ अबाउट लॉजिक। ये है किसके बारे में है? लॉजिक के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में है, इफेक्टिव इफिशिएंट मैनर्स के बारे में है, जो हमें कहाँ तक पहुँचाएगा? डिज़ायर एंड तक पहुँचाएगा। ठीक है, ये रैशनैलिटी आ गई ना, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। यानी एग्जाम्पल से अगर हम एक समझें तो कि मान लीजिए आपका एक बहुत गोल है। आपका जो गोल क्या है? एक आपको अच्छी जॉब चाहिए जिसकी जो पे ग्रेड हो बहुत हाई स्किल की होनी चाहिए, बहुत पैसे हों। ठीक है, तो आप क्या करोगे? और इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का यहाँ पर कैसे मतलब होगा? सबसे पहले आप एक राइट कोर्स चुनोगे कि हाँ, आपको जो अच्छा लगता है, आपका फेवरेट कोर्स है, फिर उसको लर्न करोगे, उसके इसमें स्किल्स सीखोगे। क्या सीखोगे? स्किल सीखोगे। ठीक है, उस कोर्स में स्किल सीखोगे, फिर अप्लाई करोगे उसको राइट कंपनीज़ में, जो आपने सीखा है, जहाँ आपकी कद्र हो सके उस कोर्स की, वहाँ अप्लाई करोगे, तभी आपको हाई पे स्किल मिलेगी। तो ये सब होता है इंस्ट्रूमेंटल रैशनल होना, यानी स्मार्ट मेथड्स का यूज़ करना। तो वो इस चीज़ के ना क्रिटिक थे, आलोचक थे। एज अ फाउंडेशन फॉर मोर डेमोक्रेटिक, मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी है, किस चीज़ की फाउंडेशन रखती है? बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन रखती है। तो हैबरमास ने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शंस प्रपोज किया था। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू तरीके से, इन्होंने अपने दो तरीके से इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी और कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी के बारे में बात की थी। ये मानते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी जो है वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। सिर्फ आपका गोल है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। आपका क्या गोल है उसके, टिपिकल ऑफ साइंस एंड कैपिटलिज्म की बात करती है, पूंजीवादी देश और साइंस की बात ज़्यादा करती है ये इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी क्या होती है? बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपस के जो हम कहते हैं सह अस्तित्व पर आधारित होती है, उसकी समझदारी पर, अंडरस्टैंडिंग पर, डायलॉग पर, बातचीत पर। इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, ये किसके लिए ज़रूरी है? लोकतांत्रिक वैधता के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी होना ज़रूरी है। तो ये किसके क्रिटिक है, किसके आलोचक है? इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के। और किसकी थ्योरी देते हैं? कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी के। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? पॉलिटिक्स शुड बी ग्राउंडेड इन डेलिबरेटिव कम्युनिकेशन, मतलब निश्चित होना चाहिए, आपका पहले से पता होना चाहिए और उस हिसाब से जो है राजनीति को काम करना चाहिए। नॉट इन डोमिनेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ना कि किसके डोमिनेंस में रहना चाहिए, जो लोग टेक्निकल हैं उनके एक्सपर्टीज़ में नहीं रह के डेलिबरेटिव कम्युनिकेशन, खुद बातचीत करनी चाहिए, खुद वार्तालाप करना चाहिए और एक सोचा समझा हुआ पूरा कम्युनिकेशन, संचार होना चाहिए पॉलिटिक्स में। सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, इंगेज इन रैशनल डिस्कोर्सेज, उनको किस चीज़ में इंगेज रहना चाहिए? रैशनल डिस्कोर्सेज में इंगेज रहना चाहिए। टू डिटरमाइन द नॉर्म्स एंड लॉज ऑफ द सोसाइटी, ताकि उस चीज़ से क्या हो, जो नॉर्म्स हैं, लॉज हैं सोसाइटी के, वो सब कुछ डिसाइड हो सकें। इस तरह के रैशनल यानी बुद्धिवादी डिस्कोर्सेज टू डिटरमाइन द नॉर्म्स जिसमें शामिल हो सके, उसमें इंगेज रहना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं डिस्कोर्स एथिक्स क्या होते हैं।
तो पहले हम समझते हैं डिस्कोर्स एथिक्स का मतलब क्या होता है। एक ये ऐसा आइडिया है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, आना चाहिए लोगों को इकट्ठा होकर, ठीक है, टुगेदर ओपनली टॉक करनी चाहिए। टॉक यानी बातचीत करनी चाहिए, जो मुद्दा गलत है उस पर, जो सही है उस पर पता करना चाहिए, जो चीज़ मॉरली राइट है उसको वो अपनाएं, और किसी भी तरीके से फियर नहीं होना चाहिए। और ये एक ये कब हो सकता है, जब हम रीज़न और कम्युनिकेशन दोनों की और तरीके से बात करेंगे। तो हैबरमास जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्कोर्स एथिक्स को, ये कॉन्सेप्ट देते हैं, एंड टू डिफाइन द नॉर्म्स ऑफ मोरल कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? मोरल, नैतिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब लोगों की पार्टिसिपेट जरूरी। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था सार्वभौमिकता का, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना चाहिए। ओनली दोज नॉर्म्स, ऐसे मानक, ऐसे स्टैंडर्ड्स दैट ऑल अफेक्टेड कुड एग्री अपॉन इन रैशनल डिस्कोर्स आर वैलिड, जिसपे सभी लोग सहमत हों, वही जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं पे एग्री करना चाहिए सभी को, जिसपे सब मिलजुल कर अपना निर्णय देते हैं। इट लिंक्स एथिक्स टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशंस, और ये चीज़ किस चीज़ से जोड़ दी गई थी बाद में, कि ये सब लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन से जोड़ दिया गया था, जिसमें सभी यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल, सभी सिद्धांत जितने भी हैं वो सबके सार्वभौमिक होने चाहिए। फिर इंपॉर्टेंस देखते हैं, प्रोवाइड अ नॉर्मेटिव बेसिस फॉर अ डेमोक्रेसी एंड लॉ मेकिंग। ये जो इनकी थ्योरी है किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करती है? डेमोक्रेसी और लॉ मेकिंग को प्रोवाइड करती है। एम्फेसाइजेज मोरल जस्टिफिकेशन थ्रू डायलॉग, ये कहते हैं जब तक बातचीत नहीं होगी ना तो मोरल जस्टिफिकेशन नहीं आ पाएगा किसी भी चीज़ पे। नॉट पावर, पावर नहीं चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए? डायलॉग चाहिए। थ्रू डायलॉग के द्वारा ही हम अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छा निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट आता है इनका द पब्लिक स्फीयर में ये क्या बात करते हैं, द पब्लिक स्फीयर इनकी क्या थ्योरी है। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962, इनके बुक है इन द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962। हैबरमास डिस्कसेस द एमर्जेंस ऑफ बर्जुअस पब्लिक स्फीयर। हैबरमास कहते हैं कि उनका एमरजेंस होता है, उनकी मतलब राइज हो जाता है, वो लोग उभर कर आ जाते हैं, बर्जुअस क्लास जो होते हैं, ड्यूरिंग द इनलाइटमेंट, जब इनलाइटमेंट का समय होता है, जागृति का समय होता है, तब कौन आते हैं? बर्जुअस क्लासेस उभर कर आ जाते हैं इसमें। तो द पब्लिक स्फीयर इज अ डोमेन ऑफ सोशल लाइफ। पब्लिक स्फीयर क्या होता है? जहाँ पब्लिक रहती है, ये एक सोशल लाइफ का डोमेन है, एक डोम है सोशल लाइफ का, एक वी कैन से दैट एक जगह है जहाँ पे सभी लोगों की सोशल लाइफ होती है। वह सिटीजन डिस्कस एंड इन्फ्लुएंस, जहाँ सिटीजन्स प्रभावित होते हैं, डिस्कस करते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल एक्शन से। सिटीजन्स के ऊपर किनका प्रभाव पड़ता है? राजनीतिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है इस पब्लिक डोमेन में। एक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट, और जितने भी पॉलिटिकल एक्शन होते हैं स्टेट के, उनका प्रभाव पड़ता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन सिटीजन्स कैन डेलिब्रेट फ्रीली एंड क्रिटिकली। जो लोकतंत्र है तभी फलता फूलता है जब जितने भी सिटीजन्स स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करते हैं, क्रिटिकल आइडियाज़, विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं। ही क्रिटिक्स द डिक्लाइन ऑफ पब्लिक स्फीयर, वो कहते हैं कि जो जितने भी पब्लिक स्फीयर है, जितने भी वो क्रिटिक यानी आलोचना करते हैं, डिक्लाइन नहीं होना चाहिए पब्लिक स्फीयर का, अंडर लेट कैपिटलिज्म एंड मास मीडिया डोमिनेशन। जितनी भी मीडिया डोमिनेट करे या फिर कैपिटलिज्म लोग हम पर डोमिनेट करे, लोगों की जो एक दायरा बना हुआ है, सार्वजनिक जो क्षेत्र है लोगों का, उसमें कभी भी गिरावट नहीं आनी चाहिए, डिक्लाइन, पतन नहीं होना चाहिए उसका, उठते रहना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए वो, ठीक है। फिर आता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, वो क्या है? विचार विमर्श वाला लोकतंत्र, जहाँ हर चीज़ एक साथ विचार विमर्श किया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए। तो देखते हैं, हैबरमास इज अ लीडिंग थ्योरिस्ट, इंपॉर्टेंट विचारक हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का, विचार विमर्श वाला लोकतंत्र हो। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग, खाली आपने वोट कर दिया, जाके आपने अपने नेता को चुन लिया, ओके, आपने सोचा हम डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेंट, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट जस्ट वोटिंग बट अबाउट पब्लिक रीजनिंग, लोगों की क्या रीजनिंग है, लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार विमर्श वो लोग करते हैं, वो भी डेमोक्रेसी होती है। लेजिटिमेट लॉज, जितने भी आपके वैध कानून हैं और नीतियां हैं, अराइज फ्रॉम इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट, वो कब उभरती है? इंक्लूसिव यानी होता है कि इसमें आपने कितने लोगों को समाहित किया है, ट्रांसपेरेंट यानी होता है पारदर्शी है या नहीं है, कम्युनिकेशन जो आपका संचार है क्या वो पारदर्शी है, क्या उसमें लोग शामिल हैं, तो इस पर निर्भर करता है अमॉन्ग सिटीजन्स, नागरिकों के लिए। इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग,
प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये किस चीज़ को प्रमोट करती है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रमोट करती है। चैलेंज इलीट ड्रिवन और टेक्नोक्रेटिक मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बढ़ेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन इंगेज होंगे, पार्टिसिपेट होंगे, तो ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को। चैलेंज इलीट ड्रिवन और टेक्नोक्रेटिक मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे मॉडल्स जो सिर्फ अभिजात वर्ग चलाते हैं उनको ख़त्म करेगी, चैलेंज करेगी, ठीक है, ऐसे डेमोक्रेटिक के मॉडल्स को जो टेक्नोक्रेट, जिन लोगों के पास बहुत टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उनको। सीन एज अ करेक्टिव टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डिफिशियंसीज, ये हम देख पा रहे हैं, एक करेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है यहाँ पे कि हाँ ये तरीका सही है, इससे सही लोग आएंगे आगे और जितनी भी डिफिशियंसीज है, कमियाँ है, ठीक है, वो दूर हो जाएंगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ का भी समर्थन करते हैं। हैबरमास कहते हैं इन बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, जहाँ पे फैक्ट्स होते हैं और एक चीज़ मानक होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, एक बात होती है एकदम साइंटिफिक फैक्ट्स और एक नॉर्म्स। उनकी एक किताब है ये जिसमें वो बताते हैं हैबरमास मर्जेस डिस्कोर्स थ्योरी विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो अपनी थ्योरीज को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ लेकर आते हैं, मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, तब उनकी जो पावर जितनी भी है वो क्या बन जाती है? लेजिटिमेट बन जाती है। जहाँ लॉ आ जाता है ना, वहाँ कोई भी चीज़ क्या होगी? बाद में लेजिटिमेट बन जाएगी, अपने आप में वैध हो जाएगी। एम्फेसाइजेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन ज़रूरी है और आप डेमोक्रेसी पर इंटरडिपेंडेंस हो जाइए। लीगल नॉर्म्स मस्ट बी क्रिएटेड थ्रू अ डिस्कर्सिव प्रोसेस, जितने भी लीगल नॉर्म्स होते हैं वो किससे बनते हैं? डिस्कर्सिव प्रोसेस से बनते हैं। रिपीट लाइक रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। फिर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी। ऑफर्स अ नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, एक मानात्मक रूप से फ्रेमवर्क तैयार करके देता है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एंड एडवोकेट फॉर सिविल सोसाइटीज रोल, जहाँ पे नागरिक समाज अपना अच्छे से रोल प्ले कर सके उसकी एडवोकेसी करता है, लेजिटिमेटिंग पावर की बात करता है। कॉस्मोपोलाइटिज्म एंड द ग्लोबल डेमोक्रेसी, क्या है ये? इसका मतलब है हैबरमास सपोर्ट्स अ पोस्ट नेशनल कंसंटेलेशंस, यहाँ इसका मतलब है कॉस्मोपोलिज्म का विश्व नागरिकता और जो ग्रेट हम कहते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी यानी वैश्विक लोकतंत्र। हैबरमास पोस्ट नेशनल इसको सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रीय उत्तर राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन करते हैं। वेयर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड नेशन स्टेट, जहाँ लोकतांत्रिक मानदंड जो होते हैं वो राष्ट्र राज्यों के आगे तक विस्तारित होते हैं। एडवोकेट फॉर अ कॉस्मोपोलाइटियन इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे महानगरीय संस्थाओं, वैश्विक शासन को और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो हम कह सकते हैं सार्वजनिक स्फीयर जो होता है क्षेत्र, उसके पक्षधर हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली उसे वैल्यू देते हैं। इसका मतलब होता है महानगरीय संस्थाएं जो बड़े बड़े महानगरों में होती है ना, वैसी संस्थाएं। ग्लोबल गवर्नेंस, ऐसी शासन व्यवस्था जो कि विश्व व्यवस्था पर होती है। और ट्रांजैक्शनल पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं उनको मानते हैं वो। एम्फेसाइजेस द नीड ऑफ ग्लोबल डेलिबरेशन, यानी वैचारिक विचार विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सबको विचार करना चाहिए ग्लोबली, स्पेशली इन द फेस ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, जब भी कोई ऐसी ग्लोबल क्राइसिस आती है तब मिलकर जुलकर बातचीत करनी चाहिए, डेलिबरेटिव होना चाहिए हर चीज़। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन सब मुद्दों पर विश्व को एक साथ आना चाहिए, ऐसा हैबरमास बोलते हैं। इंपॉर्टेंस है इसकी कि टू सीक डेमोक्रेटाइज ग्लोबलाइजेशन हो, पूरा लोकतांत्रिक वैश्विक लोकतांत्रिक हो। प्रपोज रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस, वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स लेकर आओ, सुधार लेकर आओ आप यूएन के अंदर, यूरोपियन यूनियन में, इंटरनेशनल लॉ में, और लेजिटिमेट बनाओ और ज़्यादा। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड टेक्नोलॉजी, वो कैपिटलिज्म के और टेक्नोलॉजी के क्रिटिक हैं, आलोचक हैं। वो कहते हैं हैबरमास वार्न्स करते हैं, यानी चुनौती देते हैं अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड बाय सिस्टम ऑफ मनी एंड पावर, कि वार्निंग देते हैं कि थोड़े दिनों में क्या होगा, ये उपनिवेशवाद जो लाइफ वर्ल्ड है ना, वो एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, सबको घेर लेगा मनी और पावर से। ब्यूरोक्रेसी मार्केट्स हो जाएंगे सब कुछ, ब्यूरोक्रेसी मार्केट्स में। लाइफ वर्ल्ड का मतलब शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चरल बैकग्राउंड इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड सिस्टम का मतलब ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी कैपिटलिस्ट, ये सब सोची समझी इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी है बुद्धिवादी, जिसमें आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, इनको वो अच्छा नहीं मानते, क्रिटिक हैं इस चीज़ के। वो इंपॉर्टेंस बताते हैं, हाईलाइट द नीड ऑफ प्रोटेक्ट सोशल एंड कल्चरल स्पेस, अपने
सोशल कल्चर स्पेस को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम कमोडिफिकेशन, उनमें चेंज मत होने दो। एंड एडवोकेट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए ओवर इकोनॉमिक एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ये उभरने नहीं चाहिए ज़्यादा, अगर ये उभरे तो आप खत्म हो जाएंगे, वो ऐसा बताते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। जर्गन हैबरमास प्रेजेंट्स अ कंपेलिंग विजन पॉलिटिक ग्राउंडेड इन रैशनल डिस्कोर्स, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, मोरल यूनिवर्सलिज्म, लीगल लेजिटिमेट। His emphasis on communicative rationality, deliberative democracy offers a robust alternative to both technocrat governance and populist authoritarianism. In the age of fake news, polarization, the global crisis, Habermas ideas remain profoundly relevant है आज के इस युग में अगर हम देखें तो इसी के साथ हमने कवर किया Habermas के पॉलिटिकल आइडियाज़ को नॉर्मली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।